बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, चंद रोज़ पेशतर एक सियासी मफरूर रहनुमा की एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है अदालत में। उनके वकला ने उसे पेश किया है, वो फिर वो मीडिया पे भी आई है। उसके हिसाब से जो उसमें पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो एक इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल पेश करती है वो रिपोर्ट। डॉक्टर फ़याज़ शाल है गालिबन, इस मरतबा उसने ये रिपोर्ट जो है मुरतब करके भेजी है। उसमें वो जो सियासी रहनुमा है वो एब्सकॉन्डर है, भागा हुआ है मुल्क से और उस पे करोड़ों अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हैं। वो एक सियासी ख़ानदान के रहनुमा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके भी पैरोकार वो हर्ट होंगे यहाँ पे। पाकिस्तान में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है, खोते का गोश्त खाने वाले, एक कीमे वाले नान पे और बिरयानी की प्लेट पे अपना वोट बेचने वाले से हम क्या तवक्को कर सकते हैं। इसी वजह से ऐसे रहनुमा जो बैरून मुल्क कौम को बेवकूफ़ बना के चले जाएं और फिर उनके साथ वकला बरादरी भी हो जो कि सुप्रीम कोर्ट बार जाके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दे कि जनाब इनकी ताहयात जो है नाअहली जो है वो का हुक्म ख़त्म किया जाए। फिर जहाँ पे एंकर्स हाई कोर्ट चले जाएं, आसमा शिराजी और दूसरे लोग, और हाई कोर्ट जाके कहें कि इस भगोड़े को जो मुल्क में करप्शन करोड़ों अरबों रुपया खा गया, मुल्क का लूटा हुआ जो हिसाब भी नहीं देता, उसको जो है मीडिया पे आने की इजाज़त दी जाए। ये एक ऐसा सियासी लीडर है, एक ऐसा सियासी रहनुमा, एक ऐसा सियासी ख़ानदान है नाज़रीन, कि जो सिर्फ वकला और ये जो है सहाफ़ियों और लिफाफा देने पे जो है ये उनकी सपोर्ट लेके ये ख़ानदान काफ़ी अच्छा चल रहा है। वरना इनकी है कुछ नहीं, इनमें दम खम कुछ नहीं है। ये मतलब वो आप खुद ही गैस करें, मैं उसका नाम नहीं लूँगा उस लीडर का। ये काउंसलर बनने की भी सलाहियत नहीं रखता। उसके बारे में मशहूर है कि जब भी कहीं जाता है, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी भी बैरूनी रहनुमा से मिलता है तो फिर वहाँ पे वो पर्ची निकालता है, 3-4 सवाल उस पे करता है। तो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, इससे दिल आज़ारी होगी कि उसके चाहने वालों की। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये जनाब हार्ट का मरीज़ है, इसके हॉस्पिटल के करीब रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखा गया कि वो कई-कई 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्रियों पे जाके जो है उनका मुआयना कर रहा है। फिर उसके बाद ये दिखाया गया कि होटल में बैठ के खाने खा रहा है, जबकि हमें ये बताया जाता है कि वो एयरपोर्ट आएगा तो उसको कोरोना हो जाएगा और वो बीमार होके मर जाएगा। तो कौम का बड़ा नुकसान होगा इससे, ये उनका ख़्याल है। अब आप देखने वाली बात ये है कि ये जो लीडर है, ये जो रहनुमा है, इसने एक इसी उसमें एक ऐसी शिक है, जी बल्कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें फ़याज़ शाल ने ये तहरीर किया है कि वो अपनी बेगम कलसूम नवाज़ के गम में मुब्तला है और उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो इसको कबूल नहीं कर रहा, और उनका वो बिगड़ा हुआ ज़हनी तवाज़ुन है बकौल शख्स से, कि वो उसकी याद में है और वो किसी और तकलीफ़ में मुब्तला हुए तो उनकी जान को ख़तरा है। अब ये जो एक लाइन थी, अगर ये मुझे भी, मेरे जैसे शख्स को भी दिखाई जाती ये पहले ये रिपोर्ट, तो मैं इसको काट देता फ़ौरन, क्योंकि ये निहायत नॉनसेंस, लग़्व और बेहुदा चीज़ है और इससे ये खुद फँसता है, ये सियासी रहनुमा खुद फँसता है। वो इस तरह के, इसके दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं है और ये इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आवाम की रहनुमाई कर सके, उनका लीडर बन सके, सल्तनत मुल्क को चला सके, हुकूमत को चला सके, किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सके। इसका ये मतलब है कि इस पे ये दावा भी हो सकता है कि जनाब ये तो इस काबिल ही नहीं है कि सियासत कर सके, क्योंकि ये अपनी बीवी के अभी तक उसको याद में मुब्तला है। अब देखें, जो सियासी रहनुमा होता है, नेहरू थे, गांधी जी थे, कायद-ए-आज़म थे, कितनी-कितनी तकलीफ़ें आई हैं इनको फैमिलीज़ की। इनके बच्चे कइयों के मरे, कइयों की बीवियाँ उनको छोड़ गई। अब दूर क्यों जाते, कायद-ए-आज़म की बात करते हैं। कायद-ए-आज़म को कितनी तकलीफ़ थी और उनको वो डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये अभी इनके ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास। उसके बावजूद उन्होंने अपनी कौम पर एहसान नहीं किया, अपनी कौम को नहीं बताया। अपनी बहन को कहा कि किसी को ये पता ना चले कि मैं बीमार हूँ। लीडर कभी अपने बीमारियाँ, अपने दुःख, अपनी परेशानियाँ आवाम के लिए जो है वो उनको बताते नहीं हैं। कायद-ए-आज़म की बेगम उनको छोड़ गई थी, उनकी बेटी ने कहीं और शादी कर ली थी कायद-ए-आज़म की मर्ज़ी के बगैर। उनको क्या कम दुःख थे? उनको कम, अब दूर ना जाएँ, चलें इधर ही जो बाइडेन को देख लें, अभी अमेरिका का जो सदर है, उसकी बीवी और बच्चे हादसे में, कार एक्सीडेंट में मर गए। उसने आज तक उनका अभी जब ज़िक्र नहीं किया कि वो मुझे याद आते हैं। कोई एक शख्स जो एक अपनी बीवी के मरने पे इतना परेशान हो, ज़हनी तौर पर उसको दुरुस्त ना हो, तो वो कैसे इस मुल्क की रहनुमाई कर सकता है?
اب قاہرہ صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب کا واقعہ، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، تو انہوں نے ایک توقع کیا، پوچھا کیا، تو ان کو پھر ریپیٹ کیا رپورٹر نے کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ انہوں نے ایک تھوڑا سا لمحے کے لیے وقفہ لیا اور کہتے ہیں اچھا تھینک یو ویری مچ، پھر بات کریں گے، اور بڑے تحمل سے اپنے جوان بیٹے کی موت جو ہے برداشت کی انہوں نے، اور چلے گئے۔ اس کے بعد آتے رہے میڈیا میں، پریس میں آتے رہے۔ ہمارے آج کے دور میں دیکھ لیں، بھٹو صاحب کی فیملی دیکھ لیں، ہمیں ان سے اختلافات ہیں بہت زیادہ، لیکن پیپلز پارٹی دیکھ لیں، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، دوسرے کو فرانس میں زہر دے دیا، بے نظیر کو شہید کر دیا۔ کبھی بلاول نے کہا کہ میرے ماما کو اور میرے ماموں کو اور میرے نانا کو مجھے بڑے یاد آتے ہیں، تو میں ملک کی باغ ڈور کیسے سنبھالوں گا، مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ کبھی زرداری صاحب سے یہ بات سنی، زرداری صاحب تو کئی سال جیل کاٹ کر آئے۔ یہ جو رہنما ہے، یہ جو جس سیاسی پارٹی کا رہنما ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں اس ملک میں۔ یقین مانیں مجھے شرم آتی ہے کہ کیسے کیسے رہنما ہے، کتنا مذاق اڑتا ہوگا پوری دنیا میں ہمارے ملک کا۔ اور یہ وہ ہے جو کہتا تھا کہ اٹک میں مجھے کھٹمل کاٹتے ہیں، اٹک جیل سے مجھے کھٹمل کاٹتے ہیں، اور ادھر مشرف کے دور میں جان چھڑا کے بھاگا۔ اب پھر یہ جو ہے راہی شریف کے دور میں جب اس کو پرابلم آئی تو پھر یہ جان چھڑا کے عمران خان کے دور میں پھر جو یہ بھاگ گیا ملک سے۔ یہ کوئی عوام کے لیے، میں کہتا ہوں کہ وہ جو عوام جو ان کو پسند کرتی ہے، کم سے کم وہی کوئی ہوش کے ناخن لے۔ ابھی تو اپنی آنکھیں کھولو، نواز شریف کے ساتھ جو ہمدردیاں، مجھے بھی کچھ ہو گئی تھیں ہمدردیاں ناظرین، کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان نے چیزیں مہنگی کر دیں، مجھے جو عمران خان سے توقعات تھی، میں بہت بڑا سپورٹر رہا عمران خان کا، اس کے بعد جب عمران خان اپنے وعدے پورے نہ کر سکا تو مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا، اور میری ہمدردی یہ اس فیملی کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن ابھی اس کا جو ابھی میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اتنے مکار، بدماش، کمینے، گھٹیا خاندان ہیں، اتنے نیچ لوگ ہیں یہ، کہ اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ پہ جھوٹ، مکر و فریب، جھوٹ بولتے رہیں گے۔ ایک جو طوائف بھی ہے نا، طوائف بھی سچ بولتی ہے کہ میں جسم فروش ہوں، وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ٹھنڈا کر دوں گی، مجھے اتنے پیسے دے دو۔ یہ اتنے کمینے اور گھٹیا قسم کی یہ فیملی ہے کہ یہ طوائف سے بھی بدتر ہیں، کبھی ان کے منہ سے سچ نہیں نکلا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔